हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि मेरे सारे छोटे भाई बहनों की बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। यूपीएससी का वीडियो कुछ दिनों से नहीं आया था क्योंकि आरएस वाली वैकेंसीज आ गई थी, लेकिन ये वीडियो आपके आरएस और यूपीएससी दोनों के लिए काम में आएगा। ये है कि सर जो मेंस का आंसर लिख रहे हैं ना, वो बढ़िया आंसर क्या होना चाहिए, कैसे पता चले कि सर ये बढ़िया आंसर है। ठीक है, तो जनरली क्या था ना कि मैं डेली आंसर राइटिंग को ज़्यादा प्रीफर करता था टेस्ट सीरीज़ के बजाय। तो मैं ना डेली आंसर लिखता था, उस वजह से मेरी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ है ना मतलब कि गायब भी हो गई थी। लेकिन फिर भी सभी लोगों का होता था सर कि एक बढ़िया आंसर लिख के दिखाओ कि कैसा लिखा जाता है जनरली। जैसे कि अपने को पता हो कि ना मैं आपको ऐसे बताऊं कि यदि आपके सामने ब्रेटली आए तब आपको कैसे खेलना है, कि ब्रेटली बाउंसर भी दे सकता है, वो दे सकता है, तो आपको ना फ्रंट फुट पे आके भी खेलना है, बैक फुट पे भी जाके खेलना है। तो आपके पास पुल शॉट भी होना चाहिए, स्ट्रेट ड्राइव भी होना चाहिए। अब ये मैंने आपको सिखा दिया कि आपको ब्रेटली को कैसे खेलना है। क्या आप रियल में आप ब्रेटली को खेल पाओगे? बिल्कुल नहीं खेल पाओगे, ये एकदम फैक्ट बात है। तो जब तक थ्योरी को कोई प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाए तो अब आपको पता नहीं चलता। तो अब मैं आपको ना मतलब ये बताऊंगा कि पहले तो आपको जैसे ये टिप्स बता दिए मैंने कि क्या होते हैं बेसिक मतलब ये बड़ी आंसर के क्वालिटीज़। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यार किस तरीके से हमने ये जो हमारी एक नई बुक निकाली है, आकृति और मैंने दोनों ने मिलके इसमें लगभग जो भी पिछले 5-7 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनका खुद ने आंसर लिखा है, और किस तरीके से हमने उसमें क्या इनोवेशन वगैरह किया है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और रेगुलर अपडेट के लिए आप क्या कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम की लिंक्स दी हुई हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक बढ़िया आंसर में क्या होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। ये क्या है सर? इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये सब लोगों ने आपने पढ़ रखा है। ठीक है, कि कंक्लूजन और बॉडी। अब ना मतलब सर इंट्रो कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे करना है, बॉडी कैसे करना है, उसके लिए मैं अलग से पार्ट लाऊंगा कि उसको एकदम डेप्थ में समझना है। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन लिखो तो आप ये देखो कि एक ये पेज है ना, तो उस पर अलग से ना कंक्लूजन और इंट्रो ना अलग से दिखना चाहिए, और बॉडी पार्ट है ना वो अलग से दिखनी चाहिए। अब ये चाहे 2 पेज का 3 पेज का किसी का ही मान लो, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए कि क्या इंट्रोडक्शन है, क्या बॉडी है, क्या कंक्लूजन है। और ये मस्ट चीज़ है। यदि लास्ट में सर मेरे पास 1 ही मिनट टाइम बचा हुआ है, 2 मिनट बचा हुआ है, तो भी 1 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख दो, 1 लाइन का कंक्लूजन लिख दो, चाहे 2 लाइन की बॉडी लिख दो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा 3-4 लाइन की बॉडी लिखने से। इसलिए चाहे सबसे कम टाइम हो चाहे पूरा टाइम हो, आपको क्या फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये एकदम मस्ट चीज़ है, ये लिख लो। अपने दिमाग में सेट करना बड़ा मुश्किल है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले आते हैं उनको लगता है टू द पॉइंट लिख दो ना यार, एकदम बॉडी लिख दो ना, लेकिन इंट्रो और कंक्लूजन है ना बहुत बेसिक होते हैं। मैंने एक बार जो यूपीएससी का आंसर जो चेक करने वाले थे उनके साथ मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो उनसे मैंने जब बात किया तो उससे ये चीज़ पता चली कि इंट्रो एंड कंक्लूजन के अलग से ही मार्क्स होते हैं। यदि जैसे 10 मार्कर क्वेश्चन है ना, तो 1 इंट्रोडक्शन का होगा, 8 बॉडी के होंगे, 1 कंक्लूजन का होगा। तो ये इस तरीके से डिवाइड होता है। लेकिन कई लोग है ना इंट्रो और कंक्लूजन इतना बढ़िया कर देते हैं ना कि उनको बॉडी में भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन इज़ द मस्ट। ये हो गया अपना बेसिक, ये सभी लोग जानते हैं। उसके बाद मस्ट चीज़, आपके आंसर में ये 4 चीज़ें है ना पक्का होनी चाहिए। कौन कौन सी 4 है मैं अभी बताता हूँ। देखो, पहली चीज़ है आपका ना मतलब आंसर एकदम स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए, एकदम लिंकेज होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 के बाद है ना पॉइंट नंबर जो 2 आ रहा है, पॉइंट नंबर 3 आ रहा है ना, उनके बीच में एकदम ऐसे लगना चाहिए कि उत्तर बड़ा स्मूथली फ्लो कर रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये चीज़ आपको मस्ट ध्यान में रखनी है। यदि मैंने जैसे वाटर वाले 2-3 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे पहले, यदि आपको पता है तो किस तरीके से वो स्मूथली फ्लो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अपन ने टेलीग्राम पे एक वो इलेक्शन वाली पीडीएफ डाली थी कि इलेक्शन वाली प्रोसेस के अंदर है ना मतलब कि कहाँ कहाँ बदलाव कर सकते हैं। तो आप पहले बताओ ना कि ना मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या बदलाव कर सकते हैं, फिर पार्टीज में क्या कर सकते हैं, फिर इलेक्शन प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, फिर रिजल्ट वाले टाइम पे क्या कर सकते हैं। तो इससे आपका पता चलता है कि आंसर में कितना लिंकेज है, कितना स्ट्रक्चर्ड है। तो ये स्ट्रक्चर्ड आंसर क्या होता है ना, इसका वीडियो नेक्स्ट आएगा जिसमें मैं आपको पूरा एक उत्तर दिखाऊंगा जो एक के बाद एक पॉइंट है वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि अब स्ट्रक्चर नहीं होने का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे आपसे मैं यदि कोई क्वेश्चन पूछूं कि ना मतलब कि इंडियन है ना कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ विशेषताएं बताओ या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स बताओ, ठीक है, तो आपने पहला फीचर बताया वो एग्जीक्यूटिव विंग से बता दिया, ठीक है। दूसरा फीचर बताया आपने ना मानो कि वो बता दिया लेजिस्लेचर से रिलेटेड। तीसरा आपने बता दिया वापस एग्जीक्यूटिव से। चौथा वापस बता दिया आपने जुडिशरी से।
पांचवा आपने बता दिया एग्जीक्यूटिव से, छठा आपने लेजिस्लेचर से। ये एक ना ऑर्गेनिक और जो लिंकेज्ड आंसर है, स्ट्रक्चर्ड आंसर है, उसकी पहचान ही नहीं है। स्ट्रक्चर्ड होगा तो एग्जीक्यूटिव के सारे पॉइंट एक साथ आएंगे, जुडिशरी के सारे पॉइंट एक साथ आएंगे, लेजिस्लेचर के सारे पॉइंट एक साथ आएंगे। तो स्ट्रक्चर इसी से निकलता है। इसी का एक पॉइंट आपने सुना होगा कि आप पॉइंट की ना प्रायोरिटी डिसाइड करो, और इसमें सब लोग है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। मैं पूरी जब तक है ना मतलब लास्ट के 15-20 दिन नहीं बचे थे तब तक मेरे को ये नहीं पता होता था कि यार मेरे को 10 पॉइंट तो बताएं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कौन सा पॉइंट है। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर्ड लिखते हो ना तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन से पॉइंट को ना हमें प्रायोरिटी देनी है। तो प्रायोरिटी और स्ट्रक्चर्ड आपका उत्तर होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब है आप इधर उधर की बातें ना मतलब जनरली ना करें। जैसे कि मतलब आपसे यदि पूछा जाए कि इंडिया का और यूएस का ना मतलब कि क्वाड के आने की वजह से किस तरीके से रिलेशन के अंदर चेंजेज आए हैं, तो आप इसमें ना मतलब कि आप बताओ क्वाड से पहले के क्या थे और क्वाड के बाद क्या है। ये द टू द पॉइंट है। एक आप बताने लग जाओ इंडिया हिस्टोरिकली ना यूएस के साथ ऐसा था, ये इस तरीके से अपने रिलेशन इंप्रूव हुए, इस तरीके से अपने रिलेशन ख़राब हुए, और आपने सारी चीज़ बताई, वो आपका उत्तर सही है लेकिन वो टू द पॉइंट नहीं है। मतलब आप जो लिख रहे हो वो बात सही है लेकिन वो उत्तर में वो नहीं लिखनी है। तो टू द पॉइंट होना चाहिए। जो पूछा है वो क्लियरली बताओ, चाहे कम बताओ। जैसे मेरे एक दो दोस्त थे जिन्होंने मतलब कि अच्छी रैंक हासिल की, वो ना इतना टू द पॉइंट लिखते थे कि 130 और 140 वर्ड्स के अंदर ही ना मतलब कि क्वेश्चन पूरा कर देते 150 वाला। और मैं था जो 170 160 तक भी ना लेके जाता था क्वेश्चंस को। लेकिन वो इतना टू द 130 140 लिख के भी ना सेम बढ़िया रैंक कैसे लिए, क्योंकि वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट लिखते थे। 5 पॉइंट चाहिए तो 5 ही लिख दिए, ठीक है। फिर हमेशा क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल वाला होना चाहिए। मतलब उसकी आपको डायमेंशन अलग अलग सब्जेक्ट के कंसेप्ट में देखनी चाहिए। जैसे कि मतलब आपने उसकी गवर्नेंस के साथ देखा, उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड देख लिया, फिर उसकी पॉलिटिकल जो मतलब अपन पहले वो देखते थे ना जो ना सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डायमेंशन, वो डायमेंशन मल्टी डायमेंशन नहीं है, वो तो 3-4 डायमेंशन है। उनके अलावा और भी एथिकल, इन्वायरमेंटल, बहुत सारी डायमेंशन होती है, उनके ऊपर भी विचार करना चाहिए। ये भी मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो के अंदर किसी भी क्वेश्चन को मल्टी डायमेंशन कैसे बनाते हैं। टेलीग्राम के ऊपर अपन ने डिस्कस किया था कि वो जिस तरीके से एसडीजी है ना, एसडीजी को पढ़ने से ही है ना मतलब अपने को पता चल जाता है कि किस तरीके से मल्टी डायमेंशन बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फैक्ट बेस्ड। फैक्ट बेस्ड क्या होना चाहिए, मतलब आपका एकदम आंसर होना चाहिए। फैक्ट बेस्ड किस तरीके से होना चाहिए, जैसे कि मानो कि आपने कोई आंसर लिखा, उसमें लिखा कि एक लाइन लिखी आपने, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ठीक है। अब ये बात ठीक है लेकिन ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में ना इस बात का कोई भी मायना नहीं निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको ना फैक्ट से ना बैकअप नहीं किया है। क्या फैक्ट से आपको क्या करना था, बैकअप करना था। जैसे कि ना इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मतलब कि इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर मतलब 50% जो फैमिलीज़ हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। इस तरीके से आप बताओगे तो इस लाइन का मतलब निकल के आएगा। तो यूपीएससी में अनलेस एंड अनटिल इस लाइन का कोई मतलब नहीं है जब तक आप इससे बैकअप नहीं करोगे। इसलिए हमेशा हमें फैक्ट से बैकअप करना चाहिए। तो सर क्या इतने सारे फैक्ट याद होंगे? चलो यार, आप हर फैक्ट, हर जो भी पॉइंट लिखोगे हर उसको फैक्ट से बैकअप क्या आता नहीं कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट 30-40% जो है क्वेश्चन उनको तो आपको बैकअप करना चाहिए, ठीक है। तो 4 चीज़ें ये मस्ट होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, मल्टी डायमेंशन होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। इन सभी के अलग अलग वीडियो भी आपके पास आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ये पूरा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इनको ना एकदम एक एक वीडियो आएगा कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को ना मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं, किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को ना स्ट्रक्चर को ना मतलब क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आता है। ये जब चीज़ें हो जाए, आपका इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन हो गया, बॉडी के अंदर ये आपने ये सारी चीज़ें कर ली, इसका मतलब है आप 40% वाली रेंज में आ गए। अब 40% से ऊपर जाने के लिए आपको कुछ इनोवेशन करने पड़ते हैं। अब इनोवेशन का किसने ना वो डॉक्टर जेका वाला वीडियो देखा है, ठीक है। जो डॉक्टर जेका वाला था ना वो सारे इनोवेशन है कि मतलब आपने उसके अंदर है ना मतलब कि कोई जजमेंट भी बताया, कोई एग्जाम्पल बताया, कोई करंट अफेयर बताया, कोई रिपोर्ट बताई, कोई कमीशन बताया। इस तरीके की वो सारी चीज़ें है ना, यदि आप अपने मतलब कि उसमें लिख रहे हो ना तो वो ना इनोवेशन होते हैं। इनोवेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, इनोवेशन का एक अलग से वीडियो आएगा, लेकिन इनोवेशन के कुछ कुछ तरीके बता देता हूँ। जैसे आप डायग्राम बना के इनोवेशन कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो,
एग्जाम्पल्स, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, मल्टी डायमेंशनल वाले एग्जाम्पल दे सकते हो। उसके अलावा आप ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ के अलावा सर क्या बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं। माइंड मैप के अलावा क्या बना सकते हैं, माइंड मैप्स बना सकते हैं। माइंड मैप्स के अलावा सर क्या इनोवेशन कर सकते हैं, इनोवेशन करने के लिए आपके पास फ्लो चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हो। फ्लो चार्ट्स पता है ना कौन से, जैसे इस तरीके के, ये इस तरीके के फ्लो चार्ट्स होते हैं, वो बना सकते हो। या फिर टेबल्स भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लो, कि जैसे इस तरीके से टेबल बना के आप एक्सप्लेन करते हो, वो सारी चीज़ें हो गई। ग्राफ हो गया, मैप हो गया। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, केस स्टडीज़ लिख सकते हो, उनसे भी है ना मतलब कि इनोवेशन आता है। और इनोवेशन किससे आता है कि करंट अफेयर है, करंट अफेयर को यदि आप लिखते हो ना तो वो भी एक अलग चीज़ आती है, तो वो आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। इस तरीके से इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करने से आपका जो है एक क्या है, माइक्रो डायग्राम। माइक्रो डायग्राम है ना, इसको बनाने से है ना आप ना बहुत ज़्यादा कंटेंट भी लिखोगे और ना मतलब कंटेंट की ब्यूटी भी बढ़ेगी, दोनों चीज़ें आती हैं। अब आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप इन दोनों को मतलब कि ये 9-10 चीज़ें हैं जिनसे आप इनोवेशन कर सकते हो। लेकिन इनोवेशन का ध्यान रखना कि इनोवेशन तभी करना जब ये चीज़ें पूरी हों। मतलब ये आइसिंग ऑन द केक है, मतलब जब केक बना हुआ होगा उसको और सुंदर बना सकते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, अब है ना केस स्टडी पकड़ने के चक्रों में है ना मतलब डायमेंशन भूल जाते हैं, स्ट्रक्चर करना भूल जाते हैं, फैक्ट से बैकअप नहीं करते, फिर केस स्टडी लिखोगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इनको मैंने हायरार्की में इसीलिए लिखा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक्स, उसके बाद ज़रूरी है ये 4 पॉइंट, उसके बाद ज़रूरी है ये 10 इनोवेशन वाले पॉइंट, ठीक है। अब इन चीज़ों को समझने के लिए अब ये चीज़ें सारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, इनको आपको क्वेश्चन को किस तरीके से करना है उसके लिए मैंने ये बुक लिखी है। इस बुक का आप ना पूरा मतलब कि बेनिफिट ले सकते हो। आकृति सेठ ही, जिनसे आपको मैं जल्दी यूट्यूब पे मिलाऊंगा, कि बहुत ही ना मतलब कि एक एक्सट्रीम मतलब कि एकदम जो रेजिलियंस और एक्सट्रीम पेशेंस का एग्जाम्पल है ये। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा जल्दी किसी वीडियो में। लेकिन अभी देखते हैं अपन क्या क्या। देखो जैसे मैंने बोला था ना कि टू द पॉइंट रहना, इसको बोलते हैं टू द पॉइंट। बस दो दो तीन तो चार चार वर्ड के अंदर है ना मतलब वो लिख दी, रेस्पेक्ट सॉवरेनिटी, अपहोल्ड ह्यूमन राइट, फोस्टर मल्टीलेटरलिज्म, फिर है ना प्रमोट इकोनॉमिक फेयरनेस, इंगेज इन कल्चर एक्सचेंज, ठीक है ये। और इसके साथ साथ सारे के सारे एग्जाम्पल देखो मैंने उसमें, जैसे वो ये पॉइंट था ना कि टू द पॉइंट है बिल्कुल, फैक्ट एग्जाम्पल के द्वारा बेसिक है, ठीक है। अब देखना मल्टी डायमेंशन भी उसके अंदर देखना। अब डायमेंशन देखो, ये सोवरेनिटी से रिलेटेड डायमेंशन, ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड, ये मल्टीलेटरिज्म से रिलेटेड, ये ना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये कल्चर से रिलेटेड, ये ना मतलब वापस अपनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मतलब अपन सॉफ्ट पावर से रिलेटेड अपनी चीज़ आ गई। तो मतलब ये हो गया। इसको बोलते हैं कि आप किसी तरीके का फ्लो डायग्राम वगैरह है ना मतलब ये आपने यूज़ कर लिया, ये मैंने इसमें दिखाया है। कंक्लूजन देखो पूरा लास्ट में लिखा है, इन कंक्लूजन इंटरनेशनल इथिक्स, वो पूरा का पूरा इसमें बताया है। अब देखो ये देखो, इसको बोलते हैं माइक्रो डायग्राम, जो मैंने उसमें बताया था ना 90 नंबर वाला, कि माइक्रो डायग्राम का यूज़ करके लिखी वही चीज़ें हैं। जैसे उसमें लिखा हुआ था 3 मेजर कंपोनेंट के बारे में बताओ, वो 3 ही मेजर कंपोनेंट बताएं, लेकिन उसको इस तरीके से डिवाइड किए हैं। ये भी ना माइक्रो डायग्राम है। इससे क्या होगा है ना, माइक्रो डायग्राम का यूज़ करते हुए ना मैंने एक लाइन की जगह बचा ली। अब सर एक लाइन की कैसे, वरना मैं ऐसे क्या लिखता, पहले तो एसेंशियल कंपोनेंट वाले वो लिखता, फिर है ना 1 2 3 लिखता। अब मैंने उसको इस वाली लाइन को ना इधर कन्वर्ट कर दिया, फिर इनको 3 पॉइंट बना दिए। इससे ना मतलब कि कई बार जगह बच जाती है। यहाँ पे भी ये माइक्रो डायग्राम का यूज़ किया गया है, देखो ठीक है। इसमें देखो अब ना माइक्रो डायग्राम में मैंने ये 4 पॉइंट बोले ना, तो इन 4 पॉइंट को ना एग्जाम्पल्स के द्वारा ना सब्सटेंट भी किया है। जैसे मैंने बोला ना कि उनको एग्जाम्पल के द्वारा ना आपको मतलब कि बताना है, वो इस तरीके के देखो आप छोटे मोटे ना डायग्राम बना सकते हो। एकदम मतलब आपने समरी ऑफ द सिचुएशन दे दी राकेश के पर्सपेक्टिव से, इसको बोलते हैं एकदम टू द पॉइंट ओके ना मतलब कि बताना है। ये भी बहुत सारे डायग्राम है इस तरीके से ना मतलब आप सोच के देखो, हर क्वेश्चन से यदि आपने एक एक दो दो बात भी सीखी तो ना मतलब 4-5 टॉपरों के अलग अलग स्टाइल, और उन्होंने 400 उत्तर लिख रखे मानो, 400 उत्तर से यदि आप एक एक भी बात सीख लोगे ना भाई साहब, तो आप मचा दोगे मेंस के अंदर, इतनी है ना मतलब गारंटी। और बहुत सारा आपका जो सिलेबस है ना वो भी है ना मतलब कि रिवाइज हो जाएगा। और अब ये बुक कहाँ से आप कर सकते हो परचेज, तो इसमें आप टेलीग्राम के चैनल पे जाओगे ना तो वहाँ पे लिंक है बुक की, वहाँ से ही आप परचेज कर सकते हो। अभी ना मतलब कि अमेज़न और अमेज़न पे डालने का काम कर रहे हैं, और मतलब ऑफलाइन मार्केट में लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक है ना मतलब जिसको थोड़ा जल्दी करना है, जो स्पेशली अभी एंसो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जिनको मेंस देना है ना, वो उस लिंक पे जाके ना मतलब कि ज़रूर परचेज करें। तो बाकी आपका कोई भी डाउट होगा
तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उनको जल्दी सॉल्व करते हैं अपन। और आंसर राइटिंग के लगातार वीडियो आते रहेंगे, आप देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए, दिल लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।